बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं रेनू बहल की लिखी कहानी बंदगी सनम। 6 अक्टूबर 2010। मेरे हमनफस। क्या बात है, वतन का बहादुर फौजी अफसर 3 महीने में ही उदास हो गया। गोराई की बर्फबारी और उसके कहर से घबरा गए क्या? इससे पहले तो हर खत में बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख रहे थे कि तुम अगर एक बार गोराई की खूबसूरत हसीन वादियों में आ जाओ तो सब कुछ भूल जाओगी। ऊंची हिमालय की बुलंद पहाड़ियां सीना ताने खड़ी हैं। नीचे कल कल बहता नीलम दरिया का पानी, जिसमें नीले आसमान का अक्स पड़ते ही पानी भी नीले रंग में रंग जाता है। खूबसूरत कुदरती नज़ारे, वादियों में जगह जगह से उठते बादल, ताज़ा ठंडी हवाएं, अब सब कहाँ गई? तेज बर्फबारी ने मंजर ही नहीं, जिंदगी भी बदल डाली। इसी बात पे शेर अर्ज है। खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक इस शहर में सब कुछ है, बस एक तेरी कमी है। तुम्हारा खत पढ़ के एहसास हुआ कि जिस पे गुजरती है पता उसी को चलता है। हम लोग कितने आराम से सर्द रातों में अपनी रजाइयों में दुबक के सो जाते हैं, और हमारे फौजी -20 डिग्री तापमान में रात रात भर चौकन्ने रह के ड्यूटी देते हैं। मीलों बर्फ में पैदल चल के एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट का सफर कभी 5 तो कभी 6 घंटे में तय करना। हर हालत में अपने पैरों को फ्रोजन फीट से बचाने के लिए तरह तरह की तरकीबें करना। उस पे सितम यह है कि कई कई रोज एक ही तरह के खाने से भूख मिटाना। मैं समझ सकती हूँ तुम जैसे खाने पीने के शौकीन का क्या हाल होता होगा जब हर रोज उबले आलू खा के गुजारा करना पड़ता होगा। आज महसूस हो रहा है कि हमारे फौजी अपनी छोटी छोटी खुशियों की कुर्बानियां देते हैं, तभी तो हमको आज़ादी नसीब होती है। सच पूछो तो मुझको नाज है तुम पे। मैंने माना कि हम दोनों के बीच दूरियां मुझको मुसलसल परेशान कर रही हैं, लेकिन मैं तुम्हारे दिल से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी रगों में लहू बन के दौड़ रही हूं। इतनी कुर्बत के बाद फिर ये फासले कहाँ हैं? दुनिया में कितने खुश नसीब होंगे जिन्हें किसी का सच्चा प्यार नसीब हुआ हो। मोहब्बत के कुछ पल कभी कभी पूरी जिंदगी पे हावी हो जाते हैं। कुछ लोग एक साथ एक छत के नीचे पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। जिस्मों की प्यास तो बुझ जाती है, मगर दिल तृष्णा रह जाते हैं। मोहब्बत के कुछ लम्हों के लिए ताउम्र तरसते रहते हैं। हम खुश नसीब हैं जो रब ने हमको इस नेमत से नवाजा है। इसलिए आइंदा कभी जुदाई की, मायूसियों की बातें मत करना। जब याद ज्यादा सताने लगे, गुजरे लम्हों को याद कर लिया करना। दिल पे छाया गुबार खुद ब खुद मिट जाएगा और मोहब्बत की चांदनी तुमको पुरसुकून कर देगी। फिर सारी दूरियां मिट जाएंगी और तुम मेरे लम्स की खुशबू अपने अंदर महसूस करोगे। फिर तुम में और मुझ में फर्क मिट जाएगा। तुम उदास मत होना, इसी तरह ये बाकी के 6 महीने भी कट जाएंगे। तुमने तो पहले खुद को जहनी तौर पर इस दूरी और ऐसे माहौल के लिए तैयार कर रखा था। वायदे के मुताबिक मैं तुमको बराबर खत लिखती रहूंगी। बस तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारी शर्मिला। 2 नवंबर 2010। मेरे हमनवा। तुमने पिछले खत में लिखा था कि एक कोरे कागज पे अपने हाथों के निशान बना के भेज दूं। तुम्हारी इस बात को मैंने हंसी में उड़ा दिया था। मैंने सोचा कि अकेले इतनी दूर रह के कैसी कैसी बातें सोचने लगे हो तुम। वैसे तो हमेशा कहते हो कि तुम्हारी सूरत मेरी आंखों में बसी रहती है। तुम्हारी बाएं जेब में, तुम्हारे सीने से हर वक्त मेरी तस्वीर लगी रहती है। फिर इन हाथों के निशान की क्या जरूरत आन पड़ी? तुमने लिखा था कि उन हाथों के निशान पे अपना हाथ रख दूंगा तो लगेगा तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में आ गया। तुम्हारी बात पढ़ के मैं हंस पड़ी थी और कह उठी थी, तेरा जिक्र सुन के तड़प उठे, तेरा नाम आते ही रो दिए। मुझे एक निस्बत खास है तेरे जिक्र से, तेरे नाम से। और देखो, कल शाम तुम्हारी ये बात जिसको मैंने हंसी में उड़ा दिया था, मुझको ही मुंह चिढ़ाने लगी। मैं ढलती हुई उदास शाम से निजात पाने के लिए अपने शहर में अकेली टहल रही थी और गुजरे लम्हों को अपने जहन में जिंदा करके उनमें डूब जाना चाहती थी। उन लम्हों की यादें शिद्दत से सता रही थी जो हमने एक साथ
नंगे पांव रेत पे चलते, हाथों में हाथ डाले वहां गुजारे थे। समंदर की तेज लहरें हमारी तरफ बढ़ती और हमको टांगों तक भिगो के पलट जाती। लहरों के लौटते ही हमारे पांव रेत में और गहरे धंस जाते और हमारे हाथ खुद ब खुद एक दूसरे को मजबूती से थाम लेते। नंगे पांवों को समुंदर के ठंडे पानी का स्पर्श और हाथों को तुम्हारे हाथों का गर्म गुदगुदाता लम्स कितना सुकून देता था। और कल शाम तुम्हारे बगैर न वो पूरा चांद मुझको मुतासर कर सका, न वो नंगे पांव देर तक गीली ठंडी रेत पे चलना, और न ही उन लहरों का मेरे पैरों से लिपट के अटखेलियां करना। लहरें आती, मुझको छूती तो मेरे हाथों को अधूरापन महसूस होता। उस वक्त शिद्दत से तुम्हारी हथेलियों की गर्माहट की कमी महसूस हुई थी और मैं समंदर की लहरों की बेचैनी और उसके पानी को अपनी आंखों में जब्त करके घर लौट आई। आते ही मेहंदी भिगो के दोनों हथेलियों पे लगाई और कोरे सफेद कागज पर मेहंदी वाले हाथ छाप दिए। फिर जल्दी से हाथ धोए कि कहीं ये मेहंदी अपना रंग न छोड़ दे और मैं घर वालों के सवालों के घेरे में फंस न जाऊं। लो, तुम्हारी ये आरजू भी पूरी कर दी। अब दोनों हाथों पे अपने हाथ रख देना, मैं भी समझ लूंगी कि मेरे हाथ तुम्हारे हाथों में आ गए। अब तो खुश हो ना? फिलहाल इसी से काम चलाओ। तुम्हारी अपनी शर्मिला। 1 दिसंबर 2010। मेरे चार अगर। पिछले खत में तुमने लिखा है कि तुम जल्द ही अपने मम्मी पापा को हमारे घर भेज रहे हो हमारे रिश्ते की बात करने। हम दोनों ने फैसला तो यही किया था कि तुम वापस आ जाओगे तो एक साथ ही घर पे बात करेंगे और फिर चट मंगनी पट ब्याह। हमारी शादी के फैसले पे ना तो किसी को हैरानगी होगी और ना ही कोई एतराज होगा। बचपन से हम दोनों को एक साथ देख रहे हैं, कभी किसी ने हमारी दोस्ती पे कोई एतराज नहीं किया। बचपन से ही तुम मुझ पे दादागिरी करते आए हो और मैं दीवानी हूं। तुम जो कहते हो आंख मूंद के मान लेती हूं, अपना दिमाग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती। उस दिन भी तुम्हारे इसरार और जिद के आगे बिना सोचे समझे, बिना किसी को बताए कॉलेज से क्लासेस बंक करके तुम्हारे साथ मोटरसाइकिल पे शहर से 30 किलोमीटर दूर उन खूबसूरत हसीन पहाड़ियों पे घूमने निकल पड़ी। माना कि मौसम बहुत हसीन खुशगवार था और वो दिलकश वादियां, वो ठंडी हवाएं, वो फिजाओं में तैरता हवाओं का संगीत, देवदार और चीड़ के दरख्तों की वो महक, जंगली फूलों की भीनी भीनी खुशबू जो दिल और दिमाग में मस्ती की कैफियत पैदा कर रही थी, और फिर उस पे हम दोनों का साथ। सुबह शाम में कैसे ढल गई पता ही नहीं चला। वो लम्हे थम गए थे। वक्त के दौड़ने की शिकायत तो हमको हमेशा से ही रही है। तभी तो कहते हैं कि विसाल की घड़ियां बहुत मुख्तसर होती हैं। घर पहुंचने की जल्दी में तुमने फिर ऐसे तेज रफ्तार से बाइक चलाई कि मेरी सांसें हलक में अटक के रह गईं। ये नहीं कि मुझको मरने से डर लगता है, मगर क्या करूं, अपनी जान से ज्यादा अजीज मुझको तुम्हारी जान है। डांट तो बहुत पड़ी थी उस रोज। उस वक्त तो सरासर हमारी गलती थी। हमने उनकी परेशानी के बारे में सोचना चाहिए था। प्यार में इंसान कितना खुदगर्ज हो जाता है ना? जानते हो, बिना सोचे समझे जो कहते हो मैं कर लेती हूँ। इसकी वजह क्या है? अगर नहीं जानते तो बता देती हूँ। आज ये एतराफ करने में मुझको बिल्कुल झिझक नहीं हो रही कि खुद से ज्यादा मुझको तुम पे भरोसा है। शायद मैं तुम पे कभी इतना एतमाद न करती, लेकिन उस वाक़ये के बाद मैं अपने जज्बात की रौ में बह निकली थी। उस वक्त तुम उन कमज़ोर लम्हों का भरपूर फ़ायदा उठा सकते थे, मगर तुमने बड़ी खूबसूरती से उन नाजुक लम्हों को ही नहीं बल्कि मुझको भी बहकने से बचा लिया था। उस दिन के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार और बढ़ गया था, क्योंकि अब इसमें इज्जत और एतमाद भी शामिल हो चुका था। मुझको यकीन है कि इस बार तुम दादागिरी नहीं करोगे और अपनी शादी का फैसला घर वालों को हम एक साथ सुनाएंगे। उनके चेहरे के तासुरात एक साथ देखने में मजा आ जाएगा। बस तुम्हारे आने का इंतजार है। सिर्फ तुम्हारी शर्मिला। 20 फरवरी 2011। मेरे चारा साज। इस बार तुमको खत का जवाब देने में देरी हो गई। मैं जानती हूं तुम खत न पाके परेशान हो रहे होगे। क्या करूं, चाह के भी खत नहीं लिख सकी। बुखार ने बुरी तरह जकड़ लिया था। यहां भी तो सर्दी पूरे शबाब पे है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, फिक्र मत करना। और सुनो, देर से जवाब देने का जुर्माना भी भर रही हूं।
तुम्हारे लिए ख़ास तोहफा भेज रही हूँ, जिसको देख के यकीनन तुमको खुशी होगी। पिछले कुछ दिनों से मेरे सर के बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे थे। मुझको फिक्र होने लगी थी कि अगर इसी रफ्तार से गिरते रहे और तुम्हारे लौटने तक ये कम हो गए तो मुझको छोड़ोगे नहीं। जानती जो हूँ कि बचपन से तुमको मेरे लंबे बाल बहुत पसंद हैं। तुम्हें याद है जब कभी हम बचपन में झगड़ पड़ते थे तो मैं तुमको यही धमकी देती थी कि मैं बाल कटवा लूंगी और तुम्हारा चेहरा उतर जाता था। फिर तुम सब गुस्सा भूल के मुझको मनाने लगते थे। गलती चाहे मेरी क्यों ना हो, उस वक्त मनाते तुम ही थे। तुम्हारा ये हर बार मुझको कहना, मुझे तुम्हारी चोटी बहुत पसंद है और जब तुम बाल धो के खुले रखती हो तो और भी खूबसूरत लगते हैं। इनको कटवाना नहीं, कभी नहीं, नहीं तो हमारी दोस्ती ख़त्म। ये मुझको बहुत अच्छा लगता था। मुझको मालूम है तुमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब मैं चोटी बना के तुमसे मिलने आती थी। तुम्हें तो हमेशा से ये पसंद था कि या तो मैं बालों का जूड़ा बना के उसमें लंबा पिन लगा के आऊं या फिर पोनी टेल करके सिर्फ रबर से बालों को बांध के। जबान के साथ साथ तुम्हारे हाथ भी चलते थे। तुम्हारी उंगलियों को शरारत की बचपन से आदत है। फिर धीरे धीरे मचलती हुई उंगलियां बालों तक पहुंच जाती और यकलख्त जूड़े से पिन खींचते ही एक झटके से बाल खोल देते और फिर बिखरे बालों से खेलते हुए मेरा चेहरा बालों से ढांप देते। मैं हटाने की कोशिश करती तो मेरा हाथ थाम लेते, मुझको रोक देते और कहते, कुछ पल और इन स्याह बादलों को छाए रहने दो, मुझको इन घने बादलों में चमकता हुआ चांद जी भर के देख लेने दो। उफ, शायर थे तुम। कैसे लम्हे थे वो लम्हे मेरी जिंदगी के सुनहरे यादगार लम्हों की तिजोरी में सिमट जाएंगे। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था। अब जब तन्हाई में वो तिजोरी खोलती हूँ तो उन लम्हों को दोहराने को जी मचल उठता है और फिर ये दूरियां, ये मजबूरियां, ये तन्हाई, ये कसक और यादों की मीठी मीठी चुभन तड़पाने लगती है। देखो कहाँ की बात कहाँ ले आई। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आजकल बाल तेजी से गिर रहे हैं। डॉक्टर ने बालों का इलाज तो शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जल्द ही बाल गिरने बंद हो जाएंगे। इससे पहले कि मेरी वो लट जिससे खेलना तुमको इतना पसंद है अपना नामो निशान खत्म कर दे, मैंने उसको काट दिया है और तुमको एक पुड़िया में बांध के भेज रही हूं। इसको संभाल के सामान के साथ रख लेना। तुम्हारी अमानत तुमको लौटा रही हूं। अब ये तो नहीं कहोगे कि अमानत में खयानत कर दी। तुम्हारी शर्मिला। 10 मार्च 2011। मेरे अपने। पिछले दिनों जो बर्फानी तूफान आया था उसकी खबर टीवी पे देखी थी मैंने। कई जवान इस तूफान से मारे गए और जानो माल का काफी नुकसान हुआ। किसी करवट चैन नहीं आ रहा था। फिर तुम्हारे मेजर साहनी ने फोन पे बताया कि फिक्र की कोई बात नहीं है, तुम भी ठीक हो और तुम्हारी बटालियन भी, क्योंकि तुम्हारी बटालियन को पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। तब जाके राहत मिली, मगर जो तूफान की जद में आ गए थे उनके लिए दिल बहुत रोया। कल मेरी इत्तेफाक से मैडम प्रेरणा से मुलाकात हो गई। तुमको याद है ना प्रेरणा मैडम? 10वीं में इंग्लिश पढ़ाती थी हमको और तुम क्लास में उनके सबसे चहेते स्टूडेंट हुआ करते थे। इतने सालों बाद भी वैसी की वैसी हैं, वैसी स्मार्ट, उतनी ही पुरकशिश और वैसी ही पुरखलूस, वैसी मेहरबान। कुछ भी तो नहीं बदला था, सिर्फ बालों में हल्की सी चांदनी झिलमिलाने लगी है। मुझको तो लगता है वो शायद जवानी में भी इतनी अच्छी नहीं दिखती होंगी जितना इस अधेड़ उम्र में दिखती हैं। कुछ औरतें इस उम्र में आके ज्यादा दिलकश लगने लगती हैं। तुम भी जब उनको देखोगे तो यही कहोगे। एक और बात जो नहीं बदली है वो है उनका अकेलापन। आज भी वो बिल्कुल वहीं खड़ी हैं, बिल्कुल तन्हा। इतने साल गुजर गए उस हादसे को जिसमें उनके मंगेतर की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने शादी ना करने का जो फैसला लिया उस पे आज भी कायम है। आज भी वो अकेले ही जिंदगी का सफर तय कर रही हैं। क्या कोई इस तरह भी करता है? क्या जिंदगी हंस के नहीं गुजारी जा सकती? क्या वो अपने प्यार, अपने मंगेतर को खुश रह के याद नहीं कर सकती थी? क्या वो उनको इस तरह तन्हा देख के खुश होता होगा? तुम ही बताओ, जब हम किसी को दिलो जान से चाहते हैं तो क्या उसकी खुशी में खुश नहीं होते? अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो मेरा दिल तुम्हारे साथ रोता है और तुमको खुश देख के मैं खुश हो जाती हूँ। फिर ये कैसा प्यार हुआ कि जिस बात से, जिस काम से दुनिया में अपने सबके अजीज को दुख होता हो वही काम करो?
सच पूछो तो मुझको उनकी ये सोच, उनके जीने का ये अंदाज बहुत नागवार गुजरा। मैं खुद वही काम करना पसंद करती हूँ जिसमें तुमको खुशी मिलती है, और तुमसे भी यही उम्मीद करती हूँ। आज इतनी दूर बैठे दिल से एक वायदा कर लो कि जिस तरह मैं तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखती हूँ, तुम भी मेरी हर ख्वाहिश का एहतराम करोगे। मेरी खुशी में ही तुम्हारी खुशी भी शामिल होगी। जिंदगी बार बार कहाँ मिलती है, इसको हर पल जी लेना चाहिए। बस खुद भी खुश रहना, दूसरों को भी खुश रखना, और सबसे ज्यादा मुझको। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहती तुमसे। तुम्हारे आने का शिद्दत से इंतजार है। तुम्हारी अपनी शर्मिला। 20 अप्रैल 2011। डियर मेजर दीपक, मेरा खत देख के आपको हैरत तो जरूर होगी, मगर मजबूरी है, क्या करूं। आप तो इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि इंसान को फर्ज की अदायगी में कभी कभी बड़े मराहिल भी तय करने पड़ते हैं। आपको शायद इल्म नहीं है कि इस वक्त जिस फर्ज की अदायगी का जिम्मा मैं निभा रही हूं, उसकी अदायगी में मेरे साथ आपको भी हकीकत का सामना करते हुए दर्द के सहराओं, तकलीफ के समंदर में खुद को कड़ा करके गुजरना होगा। पिछले दिनों जब बुखार ने लगातार कोशिशों के बावजूद आपकी जाने हयात यानी आपकी शर्मिला का पीछा नहीं छोड़ा, तो कई तरह के टेस्ट करवाने पड़े। तब एक कड़वा सच सामने आया कि वो कैंसर जैसी नामुराद बीमारी की जद में आ चुकी है, और वो भी अपनी आखिरी स्टेज में है। वो नहीं चाहती थी कि आपको उसकी बीमारी की भनक तक पड़े, वरना आप अपनी ड्यूटी छोड़ के यहां चले आएंगे। वो न तो आपके सामने सिसक सिसक के मरना चाहती थी, और न ही आपको किसी तकलीफ में देखना उसको मंजूर था। उसने सबको सख्ती से मना कर दिया था कि आप तक उसकी बीमारी की खबर ना पहुंचे। उसने मुझको इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझसे वायदा लिया कि मैं उसके लिखे हुए खत मुसलसल आपको भेजती रहूं, ताकि आजमाइश की घड़ियां आप आसानी से गुजार लें, और जब आपकी ड्यूटी करीब करीब खत्म होने को हो तो आपको तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया जाए। आज उसको दिया हुआ वायदा पूरा करने का वक्त आ गया है। इस वक्त जिस कड़े इम्तिहान से मैं गुजर रही हूं, मैं ही जानती हूं या मेरा रब जानता है। ऊपर वाले से मेरी इल्तिजा है कि वो किसी को इस तरह के इम्तिहान से कभी ना गुजारे। मार्च की 15 तारीख को वो ऐसे सोई कि फिर सुबह का मुंह नहीं देखा। आखिरी दिनों में उसने बहुत तकलीफ सही, जिस्मानी भी और रूहानी भी। आखिरी वक्त तक उसके लबों पे बस एक ही नाम बार बार आता रहा, और वो नाम आपका था। उस वक्त उसकी आंखों की हसरत और उसके चेहरे की बेबसी किसी भी दर्दमंद इंसान को मार सकती थी, मगर मैं ही क्यों, उसके मम्मी पापा जिनकी वो लाडली थी, चाहते हुए भी उसके साथ न मर सके। मैं तो मजबूर थी, क्योंकि मुझको उसके दिए वायदे को निभाना था। आखिरी अल्फाज जो उसकी ज़बान से अदा हुए वो कुछ यूं थे: जब दीपक के बच्चे हंसेंगे, खेलेंगे, मुस्कुराएंगे, तो समझ लेना मैं मुस्कुरा रही हूं। उससे कहना मुझको अपनी यादों में हंसते हंसते बसाए, और अगर रो के याद किया तो मैं नाराज हो जाऊंगी, और फिर शायद मेरे लिए उससे ख्वाबों में आके मिलना मुमकिन न रहे। दीपक जी, मैंने तो अपना वायदा पूरा कर दिया, अब आपकी बारी है उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की। आपकी खैर खाह, सीमा भार्गव। बस इतनी सी थी ये कहानी।